नमस्कार। आमने सामने में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर विलासराव देशमुख, जो 2 दफा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विलासराव जी नमस्कार। नमस्कार और आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। कहते हैं विलासराव देशमुख ऐसे हैं, स्प्रिंग की तरह हैं, कितनी भी दबाने की कोशिश करो वापस आ जाते हैं। आपका पॉलिटिकल करियर भी ऐसा है, बार बार हटाया जाता है, बार बार वापस आ जाते हैं। नहीं, ये तो बहुत हद तक सही है और ऐसे 2-3 बार ऐसी बात मेरे जीवन में आई है कि जब राजनीति में मैं कहीं पर भी नहीं था, लेकिन एकाएक कहीं किसी अच्छी पोजीशन पे मैं आते रहा हूँ और मेरा ईश्वर पे भरोसा है, हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी पे मेरा भरोसा है और उनका भी मुझे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है। लेकिन बहुत अच्छा आपका रिश्ता है, मतलब सारे जनरल सेक्रेटरी, सारे स्टेट लेवल के नेता एक तरफ और विलासराव देशमुख एक तरफ। आपका कुछ बड़ा बढ़िया वहाँ पर जिसे बोलते हैं सेटिंग नहीं, कोई सेटिंग वेटिंग कोई खास नहीं है, लेकिन जैसे आपका मार्गरेट आल्वा से भी, आप जब वो जनरल सेक्रेटरी थी तो आपके रिश्ते उतने अच्छे या सुघड़ नहीं थे, या वलायर रवि जी जब थे वो सब एक तरफ, उनको लगता है कि क्यों आ गए वापस, विलासराव पर क्यों डिपेंड करें, क्या करें, और उसके बावजूद आपको मिलता चला जाता है। तो इसके लिए आप अपनी किस्मत को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? ऐसा है कि जहाँ तक मुकद्दर का सवाल है, बिल्कुल मुकद्दर ने हमेशा मुझे साथ दिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा है कि जब जनरल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री का जो एक रिश्ता होता है, कि खासकर एक संगठन और सरकार और जो भी यहाँ के एमएलए होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं, उसमें एक अच्छा रिलेशन या उसका अच्छा कोऑर्डिनेशन तैयार करने का काम जनरल सेक्रेटरी के ऊपर होता है और जो भी यहाँ पर काम होता है उसकी सही रिपोर्ट हाई कमांड तक पहुँचाने का काम होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब कोई जनरल सेक्रेटरी राज्य के राजनीति में थोड़ा ज़्यादा अगर हिस्सा लेने लगा तो कभी कभी मुख्यमंत्री को तकलीफ होती है। जहाँ तक मार्गारेट जी रही हो या वायलर जी रही हो, तो मेरे पर्सनल लेवल पे तो उनसे बिल्कुल अच्छा रिश्ता रहा, कोई मेरी शिकायत उनके खिलाफ में नहीं थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरी घटना से हमेशा कहा जाता था कि वो एक दूसरे फैक्शन, जब आप मुख्यमंत्री यहाँ पर थे तो एक जो दूसरा फैक्शन था उसको हमेशा प्रमोट करते थे, आपको कॉर्नर करने के लिए। कभी कभी शिकायतें तो होती हैं, जब भी कोई सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठता है तब कोई ना कोई एक ऐसा गुट होता है जो मुख्यमंत्री से या जो भी अपेक्षाएं उनकी रहती है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो नाराज तो अवश्य होता है। अच्छा, मार्गरेट आल्वा हो या वायलार रवि हो, उनसे किस बात पर आपकी थोड़ी तनातनी थी? उनको ऐसा लगता होगा कि जो रिस्पेक्ट जनरल सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री ने देना चाहिए, शायद एक स्वभाव होता है किसी किसी व्यक्ति का, शायद उतना रिस्पेक्ट मेरे से शायद उस वक्त अगर उनके मन में कोई नाराजगी होगी तो इसी बात की हो सकती है। जनरल सेक्रेटरीज की ये प्रॉब्लम थी, वो हमेशा कहते थे कि विलासराव देशमुख का स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो देशमुखी स्टाइल ऑफ वर्किंग है, मतलब आराम से करना। ऐसा है कि 7-7.5 साल मुख्यमंत्री रहना कोई आराम से तो बैठने वाली कुर्सी नहीं है, तो लोग ऐसी थोड़ी किसी को बैठने देंगे या अपोजिशन तो थोड़ी बैठने देगा। वो हमेशा कहते रहे कि इज गोइंग है, कोई बात गंभीरता से नहीं लेते। जैसे मीडिया भी मेरे ऊपर ये आरोप करती आई है और शायद उनकी भी शायद ये अपेक्षा होगी, लेकिन मैंने हमेशा ये इस बात को देखा है कि भी अगर काम करना है तो उस काम को हमको न्याय देना है। हम बहुत ज़्यादा गंभीरता से उस काम को दे सकते हैं और आसानी से भी काम कर सकते हैं, हर बात के लिए गंभीरता से उस विषय को सामने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मेरा मानना था। शायद उनको मंजूर नहीं होगा और उससे थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है। महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री का जो पद है कांटों भरा ताज है, क्योंकि इतने पुल्स और प्रेशर्स होते हैं, उसके बीच में संगठन का इस तरीके का पुल, तो क्या काम करने में एक्चुअली दिक्कत होती है? एक तो यहाँ पर हम कोएलिशन सरकार चलाते हैं, किसी एक पार्टी के सरकार चलाना और कोएलिशन सरकार चलाना, इसमें बहुत फ़र्क है। और जैसे हमारे पार्टनर एनसीपी है और हम कांग्रेस हैं, और जो भी हम में समझौता हुआ या जो भी अलग अलग जो डिपार्टमेंट एक दूसरे को का जो बंटवारा हुआ, उसमें सबसे बेहतरीन जो डिपार्टमेंट थे वो एनसीपी के हाथ में चले गए। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेवारी तो उसकी होती है, तब बहुत बार जो भी हमको लॉ एंड ऑर्डर है, अगर लॉ एंड ऑर्डर को हमको चलाना है तो पूरे अधिकार मुख्यमंत्री के पास नहीं है। लेकिन ये बात हम बाहर तो नहीं कह सकते, अब तुम मुख्यमंत्री हो तो तुम्हारा अंदरूनी मामला है।
लेकिन जो हकीकत जो है, मतलब आपको एक्चुअली एनसीपी के साथ काम करने में बहुत दिक्कत आ रही होगी फिर। सरकार चलाना तो एक तो समझौते से के साथ ही चलाना पड़ता है। आपके पूरे टेन्योर में एक आपके ऊपर ये हमेशा लोग कहते हैं कि ये आरोप है, जो होम डिपार्टमेंट था, जैसे कड़क होम डिपार्टमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं था। बिल्कुल सही है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री सबसे क्रुशियल मिनिस्ट्री है। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर और मुंबई जैसे शहर हो या कहीं पर भी हो, कानून और व्यवस्था के बारे में हमेशा मुख्यमंत्री को ही जिम्मेवार, मीडिया में रहो या देश के लेवल पे जब भी बात होती है तो वो तो कभी ये नहीं सोचते कि भाई तुम मुख्यमंत्री हो तो तुम्हारे पास विभाग है या नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुखिया के रूप में तुम्हारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन हकीकत में जब हम सरकार चलाते हैं तब इस बात की हमको बहुत बार अड़चन हुई, और जितना हमारा उसके ऊपर कंट्रोल चाहिए था उतना हम नहीं दे पाए। जैसे कि जब नवंबर में मुंबई पर अटैक हुआ, 26/11 हुआ, तभी भी होम मिनिस्ट्री तो आपके हाथ में थी नहीं, ऑब्वियसली होम मिनिस्टर और थे, लेकिन उसका पूरा का पूरा खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। ठीक है, होम मिनिस्टर भी गए, लेकिन उसके कारण आपको भी जाना पड़ा। तो इसमें आप क्या मानते हैं कि शायद अगर कांग्रेस का होम मिनिस्टर होता तो चीज़ें बेहतर होती? ऐसा है कि जो भी 26/11 का जो भी यहाँ पर जो हादसा हुआ, एक बहुत दुर्भाग्यजनक वो घटना थी, और ऐसा था कि वो सीधा हमला था, पाकिस्तान का सीधा हमला था। देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, और महाराष्ट्र के सरकार का एक प्रमुख के रूप में एक नैतिक जिम्मेवारी हमने स्वीकार की, और हमने हमारी इस्तीफा देने की पेशकश जब हमारी वर्किंग कमेटी हुई थी उस वक्त हमने कहा कि ठीक है इंक्वायरी होगी, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद कोई भी जिम्मेवार नहीं है, ये बात शायद लोग पसंद नहीं करेंगे, और लोगों को भी लगना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसने ये सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है, और उस दिशा में हमने वो कदम उठाया। पॉलिटिक्स में आपके जितने भी ओपोनेंट्स थे वो सब एकजुट होकर के उन्होंने विलासराव देशमुख पर हमला बोल दिया कि ये सही वक्त है, इसी समय इसको हटवा दो। शायद हो सकता है भाई, कोई मैं नकारता नहीं हूँ। ऐसा है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो हर एक अपना अपना काम को आगे बढ़ाने की कोशिश तो वो अवश्य करेगा, लेकिन जब शिवराज पाटिल ने वहाँ पर अपनी इस्तीफे की पेशकश की तभी हमने कहा कि सरकार की तरफ से हम भी अपना इस्तीफा आपको देते हैं। आपको लगता है विलासराव जी कि अगर आप राम गोपाल वर्मा को, वो जो पहली दफा आप ताज में गए तो साथ में लोगों ने राम गोपाल वर्मा को देखा, तो शायद इससे और मनोस्थिति भड़क गई, अगर आप उनको नहीं लेके जाते तो शायद आपकी कुर्सी बच गई होती। नहीं, कुर्सी का और उसका कोई संबंध मैं नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि वो ये घटना ऐसी थी कि वो एक एक्सीडेंटल घटना थी। लेकिन आपको लगता है कि आपसे भूल हो गई मैंने राम कहा, गोपाल वर्मा को लेके जाना? इट वॉज अ मिस्टेक। मैंने उसी दिन उसी वक्त कहा था कि अगर मैं ये नहीं करता तो, और ना कुर्सी जाती। नहीं, कुर्सी जाने का उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये ऐसी घटना से कोई अगर, हाँ, वहाँ अगर जा करके उसका कोई हम गलत ढंग से इस्तेमाल करने की हमारी उसमें कोई साजिश होती या उसका कोई उपयोग करने की अगर हमारी कोई नीयत होती तो मैं इस बात को मानता। कोई भी मुख्यमंत्री पद से किसी व्यक्ति को अगर जाना पड़ता है तो ये कारण उसका नहीं होता। ठीक है, अब जो भी घटना घटी है, भविष्य में राजनीति में काम करने लोगों को अब इसकी ज़्यादा चिंता जरूर रखनी पड़ेगी, उसकी एहतियात बरतनी पड़ेगी। ये बात मैं जानता हूँ, कभी कभी अनुभव से ही आदमी सीखता है। आपको क्या लगता है कि इस पूरे सिचुएशन की हैंडलिंग में कहीं ना कहीं आपसे या आपके गृह मंत्रालय से या आर पाटिल से गलती हुई? नहीं, ऐसा है कि ये सारी बातें जब पी चिदम्बरम जी, वो भी उन्होंने आकर के यहाँ विजिट करके उसी वक्त मेरे ख्याल से इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग ओवर द चार्ज वो यहाँ पर आए, उन्होंने भी कहा कि जो इंटेलिजेंस की जो जानकारी जो पहुँचनी चाहिए थी, क्योंकि इंटेलिजेंस की जनरल जानकारी आना बात अलग, लेकिन एक ऐसी जगह पे कुछ हो रहे वाला है, ये इतनी तो सही जानकारी तो कभी किसी से नहीं मिलती। 26/11 के आड़े में जिस तरीके की अफरा तफरी अब मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस या महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय में मची हुई है, वो अपने आप में एक आई ओपनर है। जिसको देखो वही एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है। देखिए, इतनी बड़ी मुंबई में घटना हुई, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को जाना पड़ा, इतने बड़े लोग और वहाँ पर आए, और पूरा जैसे लगता है कि ये कोई इवेंट था जिससे वो मोमबत्ती लगाई गई और वो सारा, लेकिन जिन लोगों ने मोमबत्ती यहाँ पर लगाई कोई वोटिंग करने के लिए नहीं आया, और ना उसका कोई असर हुआ चुनाव में। मुंबई के 5 के 5 कांग्रेस ने और 1 एनसीपी, 6 की 6 सीटें हमने जीती।
अगर कोई इसका सही अगर असर होता कि भाई इतनी बड़ी घटना, लोग बड़े सरकार नाराज है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़े नाराज है, तो शायद ये नतीजा हमको देखने नहीं मिलता। महाराष्ट्र के मुद्दे पर और बातचीत, लेकिन एक ब्रेक के बाद। करंट सब्जेक्ट या करंट न्यूज जो है वो है पदम सिंह पाटिल का सीबीआई द्वारा अरेस्ट किया जाना। जब ये मसला हुआ तब आप मुख्यमंत्री थे। ये मैं मान सकती हूँ कि गृह मंत्रालय एनसीपी के पास था, लेकिन अल्टीमेटली ये था तो, और पदम सिंह पाटिल कोई ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति तो थे नहीं, और जिनकी हत्या हुई भी कांग्रेस के एक बहुत अच्छे और बड़े प्रमुख नेता थे, उनकी हत्या हुई। लेकिन ये सारा मसला क्या आपके तक बात पहुंच नहीं पाई गृह मंत्रालय द्वारा, आर पाटिल द्वारा, या जानबूझ के छुपाई गई? क्या हुआ, क्या उस बीच में किसी भी आपको आना पड़ा? नहीं, उसमें जो भी जांच जो भी चल रही थी वो तो पुलिस विभाग की तरफ से चल रही थी, जो क्राइम ब्रांच होता है जो ये सारी इंक्वायरी करता है। और बार बार बीच में भी जब मैं मुख्यमंत्री था और जब ये पवन राज्य के फैमिली के जब मुझे मिले, तब भी मैंने विभाग के लिए मैंने सूचना भी अवश्य उसमें की थी। वहाँ के जो कमिश्नर थे उस वक्त मेरी उनसे बात हुई थी, भाई सही दिशा में उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनको पकड़ा जाना चाहिए। ये बात मैंने बार बार उनसे भी हमने कही थी। लेकिन ये जब इंक्वायरी चलती रही और उन लोगों को ऐसा लगा कि शायद हमको जल्दी इससे न्याय नहीं मिलेगा या ऐसा उनको लगा, तब वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने, लगता है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल जो कि एनसीपी के नेता थे, क्योंकि पदम सिंह पाटिल इज वेरी वेरी क्लोज टू द एनसीपी लीडर शरद पवार, इज सपोज्ड टू बी हिज राइट हैंड मैन, तो क्या कहीं ऐसा था कि उन्होंने चीजों को दबा दिया, उन्होंने चीजों को, इंक्वायरी को उस डायरेक्शन में नहीं जाने दिया जो कि करेक्ट और सही डायरेक्शन होना चाहिए? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा है कि जब भी कोई इंक्वायरी होती है, फिर कौन नज़दीक है कौन दूर है, ऐसा सोच के कभी इंक्वायरी पुलिस की तरफ से, जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, ठीक है, आप लोगों को शायद जब ये सीबीआई की तरफ से इंक्वायरी होने के बाद में सही आरोपी लोगों को पकड़ा गया तो शायद वो शंका मन में आ सकती है। लेकिन जहाँ तक आर पाटिल को मैं जानता हूँ, एक बहुत ही एक अपराइट इंसान के रूप में, क्योंकि मेरे वो सहयोगी रहे, आप वो कुछ गलत सूचनाएं उनको करेंगे ऐसा ये मैं खुद नहीं मानता। आर पाटिल एक इतने सीनियर एमएलए और सीनियर मिनिस्टर, जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी वो आपके पार्टी का सीनियर लीडर था, कोई ऐसा छोटा व्यक्ति नहीं था। इसीलिए और हमको उनको मदद उस वक्त करनी थी, जो लीगल जो होती है या कानूनी जो होती है, वो पूरी मदद हमने उनको अवश्य की। उन्होंने इतना ही कहा कि ये कोई जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो जल्दी होगा, ऐसा हमको नहीं लगता, इसलिए हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं। तो वो कोर्ट में गए और मुझे लगता है कि कोर्ट ने सही दिशा में ऑर्डर किया और अब तो सारा मामला सामने आ गया है। इस कोर्ट के मसले के बाद लगता है ना एनसीपी को तो बहुत बड़ा धक्का लगा है। ये ऐसा है कि जब उनके सीनियर लीडर को अगर किसी खून के इल्जाम में अगर अरेस्ट होता है तो धक्का तो पहुंचेगा ही, कोई अच्छा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में भी यूपी और बिहार की तर्ज पे अकेला चलना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की जमीन और स्टेट से ज्यादा अच्छी है, इसलिए अगर हम अकेले यहाँ चलेंगे तो हम ज्यादा बेटर कर सकेंगे। प्री पोल में बहुत तकलीफ होती है, कई कार्यकर्ताओं पे अन्याय होता है, कई जगह पे हमारा चुनाव चिन्ह ही नहीं होता। वो कहाँ का वो कार्यकर्ता एक तो एनसीपी ज्वाइन करेगा या फिर सेना में जाएगा या बीजेपी में जाएगा, यहाँ पर भी उसको चांस मिलेगा। तो अगले चुनाव में आपका क्या ये निजी मत मैंने हाईकमांड के कान पे बार बार डाला है और उन्होंने कहा है कि सही वक्त पे उसका जो भी निर्णय करना है हम लोग करेंगे। आपका जो ये निजी मत आपने बोला कि आपने अपने हाईकमान को बोला है, तो ये आपका निजी मत, इसके लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के और नेता अग्री करते हैं या सिर्फ विलासराव देशमुख की ही ये बहुत सारी मेरा अपना मत नहीं है, ये हजारों जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं की जो भी भावना है वो किसी को तो रखनी चाहिए। कहते हैं कि ये जो आपका व्यू है ये मराठा लीडरशिप की लड़ाई है कि शरद पवार वर्सेस विलासराव। बिल्कुल नहीं है, शरद पवार बहुत सीनियर नेता हैं, सालों का उनका अनुभव है, उनके मंत्रिमंडल में मैं मंत्री के रूप में पहले, लेकिन आप हमेशा वसंत दादा पाटिल ग्रुप में माने जाते हैं। दादा पाटिल हो या शंकरराव जी चौहान हो, ये तो हमारे नेता रहे हैं, उनके साथ में हम लोग रहे हैं। लेकिन
पर्सनल लेवल पे या जब भी हम एक साथ एक कांग्रेस में थे तब भी वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी मुझे उनके मंत्रिमंडल में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम आपको करने का मौका बनवाया दिया। जाता था उनके मुख्यमंत्री काल में, आपको वहां पर सीट दिलवाई जाती थी, आप नेचुरल चॉइस ऑफ शरद पवार नहीं होते थे। नहीं शायद पता नहीं, लेकिन जब भी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में लेता है तो हम ऐसा समझते हैं कि उन्हीं की तरफ से हुआ होगा। भाई 13 साल तक अलग अलग विभाग का मंत्री रहा महाराष्ट्र में, तो इतना बड़ा मौका मुझे मिला। मैं लेकिन दोनों चुनाव के पहले आपको हटा दिया गया, चाहे वो पिछला ये बात विधानसभा बिल्कुल चुनाव है ये या बिल्कुल ये इस्तीफा बिल्कुल के सही लिए। है। दुर्भाग्यवश कि लोग कहते हैं कि लोग इनके हाथ से लीडरशिप ले लो और ये प्रेशर एनसीपी की तरफ से आता है, आप मानते हैं ऐसा? ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों भी वक्त में मैं चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री नहीं रहा। और इसका गिला आपको जरूर होगा। है, क्योंकि जब 4-5 साल जब हम काम करते हैं और सरकार चलाते हैं तो वो सरकार के निर्णय जो भी होते हैं, जो जनता तक हम पहुंचाते हैं, तो उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए। ये तो वहाँ बैठने वाले, आखिर हम वहाँ मुख्यमंत्री ये क्यों हैं? बताइए, जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं अशोक चौहान, इनको बनवाने में तो आपका हाथ था, क्योंकि आपको लगा कि एक ये अच्छे हैं, यंग हैं, इनको आगे लें। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी और अशोक चौहान जी की अब उतनी नहीं पड़ती है जितनी ऐसा पड़नी नहीं है, चाहिए थी? ऐसा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री बदलने की बात आई तो एक मराठवाड़ा ही है, नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, तो उनको हमने सबने उनके सपोर्ट किया और वो मुख्यमंत्री बने। उनको सोनिया जी नहीं, का लेकिन फिर क्या हो राहुल जी गया का कि आशीर्वाद आपके मिला। और उनके बीच में लेकिन ये ठीक है, डिस्टेंस? कोई एक निर्णय जो उन्होंने किया है जल्दबाजी में, जो एक नया विभाग करने की जो बात थी, क्या मालूम ने क्यों उन लोगों ने क्या सलाह उनको दी और आते ही उन्होंने एक निर्णय किया, उससे एक हमको भी हताश हो गई। हताश हो गए। भाई लोगों में नाराजगी आ गई, आंदोलन शुरू हुआ, फिर मैटर कोर्ट में गया। तो अगर ये बात अगर वो टालते अच्छा होता, लेकिन अगर वो बात अगर छोड़ दिए तो बाकी तो कोई हमारा कोई लेकिन कोई विरोध नाराजगी नहीं है। तो होगी इस पर आपकी। ऐसा है कि जब इतनी बड़ी घटना होती है और जिसमें विश्वास में नहीं लिया जाता और जब ये बात होती है तो उसका दुख तो होता है। ये सारी बातें मैंने हाईकमांड के कान पे भी हमने डाली थी और वो भी उस बात से खुश नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि जो गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी बन गया। अशोक चौहान चीनी बन गया। अब जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पूरा अपना वर्चस्व फैला दिया। नहीं, वर्चस्व देखिए, मुख्यमंत्री का तो अपना वर्चस्व होता ही है, क्योंकि जब सत्ता होती है तो सत्ता को सलाम करने वालों की यहाँ पर कोई कमी होती नहीं है, तो होता है। जब मैं सत्ता में था तो भी मैंने अनुभव किया है, जब मैं सत्ता से दूर हो गया तब भी मेरा अनुभव है। सबसे ज़्यादा तजुर्बा तो मेरा है। मैं तो 2 बार सत्ता में रहा, 2 बार सत्ता के बाहर हो गया, मैंने वही लोग देखे हैं, तो ये तो होता है, कोई नई बात नहीं है। ऐसे बहुत एक ऐसा वर्ग होता है कि जो हमेशा कुर्सी के साथ होता है, कोई व्यक्ति के साथ नहीं होता। आपसे बात करके अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जितने भी सारे सलाम करने वाले आपकी कुर्सी को थे, वो सब लगता है अशोक चौहान की तरफ चले गए। इसका थोड़ा दुख है आपको? नहीं, बिल्कुल दुख नहीं है। राजनीति में ये कोई चीज़ परमानेंट तो होती नहीं है। जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं वो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये टेम्परेरी चीज़ है, ये कोई ज़िंदगी भर रहने वाली चीज़ नहीं है। तो उसके मोह में ज़्यादा अपने आप को जाना नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि नारायण राणे से आपकी क्या प्रॉब्लम हुई? एक टाइम तो ये था कि नारायण राणे को आप ही लेके आए थे, उनके साथ एक पूरा का पूरा एक वोट बैंक कांग्रेस के साथ जुड़ता है। फिर ऐसा क्या हो गया कि नारायण राणे और आप जैसे बोलते हैं एकदम दो धुरी के हो गए? एक तो शिवसेना छोड़ करके वो आए थे तो उसका हमने स्वागत किया। वो कोंकण से हैं, मुंबई में कोंकण में उनका फ़ायदा होगा, संगठन को ताकत मिलेगी, इस भरोसे से हमने उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमने दिया। और जो भी सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि वो भी पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवसेना के, तो वो जो भी उनको रिस्पेक्ट पार्टी की तरफ से देना चाहिए था वो देने की हमने कोशिश की। लेकिन उनको ऐसा लगा कि मुझे अभी मुख्यमंत्री बनना है और वही कोशिश में लगे। हमेशा ये पहले कहते दिन रहे से कि वो कहते रहे कि हमको प्रॉमिस हाईकमांड किया गया promise है, किया है। हमको ये कहा गया है कि हम आपको 6 महीने में मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब किसने प्रॉमिस किया, कब दिया, इसकी तो हमको कोई जानकारी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी जो होती है, कांग्रेस में एक अपना तरीका होता है, कांग्रेस में एक अपनी परंपरा है और उस परंपरा में अपने आप को ठीक ढंग से पेश करना चाहिए। अगर उसमें कोई जल्दबाजी होती है तो उससे नुकसान होता है। और मुझे लगता है कि अगर वो हाईकमांड के ऊपर छोड़ते कि भाई ठीक है, मैं अभी पार्टी में आया हूँ, मुझे काम दिया गया है, मैं पार्टी का काम करते रहूँगा और जब भी पार्टी को उचित लगे तो अवश्य
उनका विचार हो अब सकता कैसा था। है रिश्ता आपका मेरा उनसे? अच्छा है, कोई कोई पर्सनल लेवल पे तो कुछ है ही नहीं। उनके पास भी उद्योग है, मेरे पास भी उद्योग है, तो दोनों अभी हम काम करते रहेंगे। विलासराव देशमुख से और बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अगले चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में आप क्या चाहेंगे कि आप किस तरीके का रोल करें? क्या आपको फिर से वापस मुख्यमंत्री बना के नहीं भेजा ऐसा जाए? नहीं है। मैंने कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए या केंद्र में मंत्री होने के लिए, मैंने हमेशा यही आपका कहा है। दिल तो महाराष्ट्र में नहीं, लगा रहता है। ऐसा जब हमने यहाँ इतने साल तक जब महाराष्ट्र में हम लोग काम करते आए हैं, 1980 से मैं एमएलए बना, और 29 साल तक जब हम एक जगह यहाँ स्टेट के पॉलिटिक्स में हैं, अब स्टेट के पॉलिटिक्स को से उठा करके हमको राष्ट्र की राजनीति में मैडम ने हमको मौका दिया है। हाँ, एसबी चौहान, वाईबी चौहान के बाद आप हैं मराठा बिल्कुल। लीडर वहाँ के। बिल्कुल, इसलिए तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी बड़ा विश्वास हम पे दिया है। और अब हमने दिल्ली की राजनीति में हम काम करने का हमने शुरुआत की है, लेकिन अब हमारा पहला जो प्राथमिकता जो होगी हमारी, वो होगी महाराष्ट्र की विधानसभा। क्योंकि जब हम 5 साल तक और 7 साल जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में हमने काम किया है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि पार्टी को हमारा फ़ायदा होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की यहाँ कर चुन करके आनी चाहिए। जब केंद्र में जब यूपी की सरकार बनी है और बहुत भारी बहुमत कांग्रेस को पूरे देश पे मिला है, तो महाराष्ट्र पीछे नहीं रह सकता। तो इसका भी एक जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट का फ़ायदा महाराष्ट्र को आने वाले विधानसभा के चुनाव में मिलना चाहिए, और उसके लिए हम दिन रात कोशिश करेंगे। अच्छा, कहते हैं जब आप पुणे में पढ़ते थे तो आप हीरो बनना चाहते थे, सही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप फिल्मों में आना चाहते थे। लोग नहीं, कहते हैं कि आपको फिल्में- मराठी फिल्मों का हीरो बनना था। नहीं, मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था, ये बात बिल्कुल सही है। और बीना का गीतमाला आपने देखा होगा, अमीन सयानी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रेडियो शिलोन पे आता था, और वो भी कभी हमने उसको बुधवार की शाम 8 बजे कुछ मिस भी नहीं हो, किया। लेकिन कभी मिस नहीं किया हमने। तो ये तो शुरू से संगीत और मराठी, हिंदी शौक था, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि हमको उस क्षेत्र में जाना है, और ये भी नहीं सोचा था कि कभी हमको राजनीति में आना है। शिंदे साहब तो कहते हैं कि वो हीरो बनना चाहते थे। नहीं, उन्होंने काम भी किया था। उन्होंने कई ड्रामा में काम किया था, उनके कॉलेज के वक्त में कई उन्होंने मराठी ड्रामा में उन्होंने काम किया था, और उनका पर्सनैलिटी भी अच्छी रही उस वक्त, तो और अच्छी थी। जैसे बोलते हैं कि आपने अपनी कथारसिस जो है उसके लिए आपने रितेश को हीरो बना दिया। नहीं नहीं, किसी ऐसा है कि रितेश तो आर्किटेक्ट है, और आर्किटेक्ट होने के बाद में भी वो कभी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म में जाएगा, इसका तो हमें कभी पता भी नहीं था। लेकिन मैंने कहता कि डेस्टिनी जो होती है किसी की भी, अगर मेरे डेस्टिनी में लिखा होगा कि मुझे राजनीति में आना है, मैं तो वकील बन करके लातूर में जाके मैंने प्रैक्टिस की थी, और तब हमने यूथ कांग्रेस में हम गए, यूथ कांग्रेस जिला के अध्यक्ष बने, गांव के सरपंच बने, झड़पी में आ गए, फिर असेंबली में आ गए, फिर राज्य मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, अब केंद्र में। तो ये डेस्टिनी होती है। लोग आपको रितेश देशमुख के पिता के नई पीढ़ी तो आपको उनके बिल्कुल बिल्कुल, उसके और father के उसका रूप तो में देखा। उसका एक आनंद मिलता है Proud जब father. आप बिल्कुल, जब आप अपने लड़के के नाम से जब तुम जाने जाते हो, तो उससे और ज़्यादा सुख क्या रहता है जीवन में। आई एम रियली प्राउड फादर। फिल्मों का आपको शौक रहा है, अब आज इन दिनों फिल्में देखते हैं? नहीं, इन दिनों तो बिल्कुल नहीं देखते। बिल्कुल समय नहीं है, और न मैं कभी। और बिना का गीतमाला अगर उस अभी वक्त तो सुनते बस- थे, अब क्या सुनते अब तो वो तो बंद होगा। अब तो मैं कभी कभी समय मिला तो वो जो सारेगामा जो है, वो लिटिल चैम्प्स और ये मराठी में जो आता है, वो कभी कभी देखते रहता हूँ। संगीत का मुझे अच्छा शौक है। मैं तानसेन तो नहीं हूँ, लेकिन कानसेन जरूर हूँ। कानसेन है? हाँ। मतलब गाते वाते भी हैं आप? नहीं नहीं, गाने वगैरह का कोई शौक अगर आपका नहीं है। अगर आप कानसेन है तो आपकी आवाज भी ठीक ही होगी, सुर में होगी। कभी अरे सुर, मैं सही सुर पहचानता हूँ। अगर सुर कहीं गड़बड़ हो गया तो उतना मुझे समझ जरूर है। आपकी पत्नी जो हैं वो बहुत ही धार्मिक, मतलब कहते हैं कि आप राजनीति और ये सब करते हैं और पूरा घर और पूजा पाठ जो होता है धार्मिक प्रवृत्ति की है, वो हर समय आपके लिए पूजा पाठ करवाती रहती हैं। सच है? ऐसा है कि हमने अपने अपने डिपार्टमेंट बांट लिए हैं, किसको क्या करना है, हमको क्या करना है। और मुझे लगता है कि एक अच्छी बात होती है कि कोई भी आध्यात्मिक जो शक्ति होती है राजनीतिक जीवन में, उसकी आवश्यकता होती है। मैं कोई नास्तिक नहीं हूँ, मैं आस्तिक हूँ, और मैं भगवान को मानने वाला हूँ। और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं अवश्य
कई मंदिरों में जाते रहता हूँ। लोग कभी कभी टीका टिप्पणी करते हैं, वो एक अपनी अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे एक समाधान मिलता है। और एक आध्यात्मिक शक्ति अगर तुम्हारे साथ रही तो जीवन में एक एक कदम आप आगे बढ़ते जाते हो, और कोई ऐसा काम नहीं होता तुम्हारे हाथ से कि जिससे कोई किसी की बदनामी हो या पार्टी की बदनामी हो। और मुझे उस बात से मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि कोई ऐसा काम, गलत काम अपने हाथ से नहीं हुआ जिससे पार्टी भी बदनाम हुई और मुख्यमंत्री भी बदनाम हुए। थैंक यू विलास राव जी। थैंक यू।